बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बख़ैर रागले। मैं हूँ आतिफ़ वक्कास और आज हम बीएस फिज़िक्स फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स एलिमेंट्री मैकेनिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी की। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के मुतालिक पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि किस तरह मैटर और एनर्जी आपस में रिलेटेड है। हम फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ़ ब्रांचेस के अंदर फिर मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ का ज़िक्र करते हैं। हम एलिमेंट्री मैकेनिक्स में मोस्टली मैकेनिकल एनर्जी के मुतालिक बात करेंगे कि जो या काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी और या इन दोनों का सम होगा। मुख्तलिफ़ सिस्टम्स की हम एनर्जीज़ इस एलिमेंट्री मैकेनिक्स के कोर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं कि बुनियादी तौर पे मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ है। एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो एबिलिटी है कि या वो ख़ुद को चेंज कर सके। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इटसेल्फ और द सराउंडिंग। अगर एनर्जी को हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज itself or the surrounding. एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी है कि जिसकी बेस पे ये ख़ुद को या सराउंडिंग को चेंज कर सके। मैकेनिकल एनर्जी जो है हम एलिमेंट्री मैकेनिक्स चूँकि पढ़ रहे हैं, सो हमारा इंटरेस्ट मैकेनिकल एनर्जी में है, तो मैकेनिकल एनर्जी की फिर फर्दर दो क्लासेस हम बना सकते हैं। ये तो एनर्जी की डिफिनीशन हो गई है। अब ये एनर्जी दो फॉर्म्स में हो सकती है, या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ये कैसे हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है काइनेटिक्स के साथ इसका रिलेशन है, यानी किसी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से उसके साथ एसोसिएटेड है, सो दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम यूँ लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाती है हाफ p²/m या p² डिवाइडेड बाई 2m। तो ये तो वो एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी मोशन की वजह से होती है। तो मोशन को मैं मोमेंटम के साथ ज़ाहिर करूं या मोशन को मैं वेलोसिटी के साथ ज़ाहिर करूं, दोनों सूरतों में काइनेटिक एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ मोशन। सो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। फिर इस तरह ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी से मतलब ये है कि अगर वो किसी फील्ड के अंदर मौजूद हो, किसी भी फील्ड के अंदर कैद हो, तो उस फील्ड की वजह से इसकी मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर मुख्तलिफ एनर्जी होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दैट फील्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट फील्ड्स। इन ग्रेविटेशनल फील्ड वी कॉल इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, in electric field we call it electric potential energy, in mass spring system it is elastic restoring potential energy. So I'm writing a few examples of potential energies, but in all those cases potential energy is function of position. It depends upon the position with respect to the source of that potential, and that is gravitational potential, if I call it mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो हमने mgh की फॉर्म में लिखी है। और दूसरी हो सकती है मास स्प्रिंग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और वो होगी
और दूसरी जो है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, उसको हम हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज़ फंक्शन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दैट मास स्प्रिंग सिस्टम। एंड अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो इट इज़ चार्ज मल्टीप्लाइड विथ सम पोटेंशियल डिफरेंस voltage, and potential difference is further the function of position. So energy, mechanical energy इस तरह दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकती है। अब अगर हमें एनर्जी चेंज करनी हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस प्रोसेस को हम वर्क कहते हैं, कि जिस प्रोसेस के ज़रिए से हम किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अब वर्क की क्या डिफिनीशन हो जाएगी फिजिक्स के अंदर? डेली लाइफ में हम वर्क का वर्ड मिस यूज़ करते हैं अक्सर मौक़ों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा रीडिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, या किसी ने एक बोझ सर पे उठाया हुआ है और वो इसके नीचे ठहरा हुआ है, तो वो कह रहा है कि मैं वर्क कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। फिज़िक्स में वर्क की क्या डिफिनीशन है, ये देखने के लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। एंड यू जस्ट वेट। तो वर्क जो है फिज़िक्स में हम वर्क को यूँ डिफ़ाइन करते हैं, इफ़ अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट वी से द वर्क इज़ डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड वर्क। इट्स वेरी जनरल डिफिनीशन। और वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। वो सिस्टम एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और हम उस पर फोर्स लगाते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाता है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। पहले अगर वो रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, और अब हमने उसको फोर्स लगा के इसको मूव किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस पर वर्क हुआ, बिकॉज इट्स एनर्जी इज चेंज्ड। या उसी पत्थर को हम ऊपर उठा देते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, तो जो हम इसको ऊपर ले जाते हैं इसकी एनर्जी चेंज होती है। इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है mgh, जिसकी अभी हमने बात की है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि वर्क, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द स्केलर प्रोडक्ट of force and displacement। कोई फोर्स लगती है और उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होती है, और हम कहते हैं वर्क इज़ डन। यानी कोई फोर्स लगती है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है, और हम कहते हैं वर्क इज़ डन। एंड इसी बात को हम मैथमेटिकली लिखें, W इज़ F डॉट D। D is some displacement, F is some force, and their dot product gives us work. W is equal to F D cos of theta. Now let's suppose यहाँ पे एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर कोई बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन, और इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा। अब अगर हमें वर्क चाहिए तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, हमें उसी डायरेक्शन में फोर्स का एक कंपोनेंट चाहिए होगा, क्योंकि अगर इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट्स बनाऊं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
तो मैं देख सकता हूँ कि फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही कंपोनेंट इस ब्लॉक को मूव कर सकता है। और इसीलिए फोर्स F का ये कंपोनेंट, एंड लेट मी कॉल इट Fx because conventionally we assume this direction to be x component, x direction, and the component that is along x axis we call it Fx, but आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। बहरहाल एंगल यहाँ पे बनती है, and that angle is between the horizontal reference line and the force, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन में हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ली है, क्योंकि ज़ाहिर है हम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान ही एंगल कंसीडर करेंगे। और अब जो कंपोनेंट पैरेलल है उस डिस्प्लेसमेंट के, ज़ाहिर है पैरेललिज्म की प्रॉपर्टी है, तो हमें यहाँ पे cos थीटा यूज़ करना होगा। सो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज़ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू द वर्क। तो इस केस में जो वर्क होगा, ये फोर्स का ये कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट d आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमें वर्क मिलेगा। और फोर्स का ये कंपोनेंट जो है यानी दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ F cos थीटा d। अब फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वही कंपोनेंट जो है वर्क कर रहा है। अब फोर्स का ये कंपोनेंट जो है दैट इज़ F cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये जो है इसको हम F sin थीटा ही कहेंगे। एंड दैट इज़ बिकॉज दिस वन इज़ एडजेसेंट टू द एंगल। हमने एंगल जो है पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एज्यूम की है, और डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, इसलिए मैं ये एंगल लेता हूँ और इसके एडजेसेंट साइड को हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वर्टिकल साइड को हमने वो F sin थीटा से रिप्रेजेंट किया है। बहरहाल तो जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है पैरेललिज्म प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर्स का वो कंपोनेंट हमें वर्क दे रहा है जो पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा यूज़ होगा, एंड F cos थीटा टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। सो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि चूँकि cos थीटा है, इसलिए वर्क कब मैक्सिमम होगा, जब हमारे पास एंगल ज़ीरो होगा, कि W इज़ FD cos ऑफ 0 डिग्री, और cos ऑफ 0 चूँकि 1 होता है, इसलिए ऐसे केस में वर्क जो है मैक्सिमम होगा। सो FD इज़ दैट मैक्सिमम वर्क, दिस इज़ मैक्सिमम वर्क, एंड देन द वर्क इज़ 0 in a case when force is perpendicular to the displacement, and work done is 0 when the force is perpendicular to the displacement। और ये कब होता है? फॉर एग्जांपल मैं ये अगर मिटा दूँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं नो वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय द फोर्स, नो वर्क इज़ डन। एंड लेट्स सपोज कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और उसके अंदर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो इस डायरेक्शन में स्विंग कर रहा है, तो फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट के दरमियान चूँकि एंगल 90 का है, सो एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री, इससे हमें ज़ीरो मिलता है।
फिर आप ये सिचुएशन एज्यूम कर लें कि कोई प्लेनेट है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है अराउंड द सन, और वो उसके ऊपर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और उसकी जो मोशन है प्लैनेट की दैट इज़ टेंजेंशियल। सो ऐसी सूरत में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर लग रही है दैट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क। सो क्यों परफॉर्म नहीं कर रही? क्योंकि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट वंस अगेन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फर्दर ये भी है कि आगे हम देख लेंगे कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी ये बातें प्रूव की जा सकती है कि जिस प्रोसेस के ज़रिए से एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि कोई वर्क परफॉर्म हुआ है। यानी वो वर्क ही वो प्रोसेस है जो किसी सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकता है। सो इस केस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रही, एफ डी कॉज ऑफ 90 है, एंड वंस अगेन हियर वी गेट 0। सो इसी तरह अर्थ मून के ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे भी जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन इट। वहाँ पर उसकी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। बहरहाल उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन वर्क डन कोई ओवरऑल वर्क डन उस पर नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव वर्क किस तरह हो सकता है? अगर आप कॉस थीटा का ग्राफ देखें तो वो कुछ यूँ है, +1 -1 इन दो वैल्यूज़ के दरमियान ऑसिलेट करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करके ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि साइनोसाइडल होगा, पीरियाडिक ग्राफ होगा इसका, दरमियान में 0 है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, और यहाँ पर थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो cos 1 वैल्यू देता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो cos 0 देता है, अगर थीटा 180 हो तो cos -1 देता है, और अगर थीटा जो है 270 हो तो एक दफ़ा फिर cos 0 देता है, और देन अगर cos एंगल 360 हो फिर cos 1 देता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कब जो है वर्क पॉजिटिव होता है और कब वर्क नेगेटिव होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है अगर वो 90 से कम हो, यानी एक्यूट एंगल हो, तो वर्क पॉजिटिव होगा, और वर्क नेगेटिव होगा अगर ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से ज़्यादा हो तो उनके लिए वर्क नेगेटिव होगा, और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 180 हो सकती है। उन दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है ज़्यादा से ज़्यादा 180 हो सकता है। एंटी क्लॉकवाइज में देखें या अगर क्लॉकवाइज में भी देखें मैक्सिमम 180 हो सकता है। तो ये है कि अगर एंगल 0 है वर्क मैक्सिमम होगा, अगर एंगल 90 है वर्क 0 होगा, अगर एंगल -180 है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। लेकिन ये 1 और 0 के दरमियान इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं कॉस की,
इसलिए मैक्सिमम वर्क और ज़ीरो वर्क के दरमियान में बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं और उन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस जनरल फार्मूले से W = FD cos थीटा। ठीक है। सो ये है कि एक्सट्रीम्स बंदे को याद हो कि कहाँ पे कितना मैक्सिमम होता है, कब ज़ीरो होता है और कब नेगेटिव होता है। नेगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली एक दूसरे कंटेक्स्ट में आ जाता है। असल में कोई नहीं चाहता कि वो अपोजिट डायरेक्शन में उसके वर्क हो, क्योंकि ज़ाहिर है हम अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। आपके अपोजिट डायरेक्शन से कोई आपसे ज़्यादा फोर्स लग जाती है, फिर उन फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है वो जिस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन एट द सेम टाइम उन दोनों फोर्सेस का अपना उसमें रोल होगा। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो अपने हिस्से का वर्क कर रही है और वो इस तरह से वर्क करती है कि वो नेगेटिव वर्क करती है। क्यों नेगेटिव वर्क करती है? अगर ये अपोजिट फोर्स ना होती तो वो दूसरा सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क करता, लेकिन इस अपोजिंग फोर्स की मौजूदगी में उसके पॉजिटिव वर्क में जो कमी आती है दैट इज़ द नेगेटिव वर्क डन बाय दैट अपोजिंग फोर्स। सो फ्रिक्शन आमतौर पे वो फोर्स होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क करती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर ड्रैग करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ये, और इसको किसी रफ सरफेस के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा F, इस डायरेक्शन में सरफेस भी अपोजिशन करेगी स्मॉल f, एंड लेट सपोज मैं कहता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक आया, A से गया B तक, एंड डिस्प्लेसमेंट उसका जो है लेट मी कॉल इट D। तो वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन जो होगा दैट वुड बी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स FD एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स माइनस FD। क्यों मैंने माइनस FD लिखा? बिकॉज दिस फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन वाज मेकिंग 0 degree with the displacement and the opposing force was making a type of 180 degree with that force, and that is because मैंने यहाँ पर माइनस FD लिखा। अब जहाँ तक ये फोर्स लगेगा वहाँ तक ये फोर्स भी लगेगा, क्योंकि जब तक ये सरफेसिस कांटेक्ट में है फ्रिक्शन लगती रहेगी। सो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम लिखा है। और अगर ये फोर्स ज़्यादा हुई जो मैं लगा रहा हूँ तो जाहिर है वर्क पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो फोर्स ज़्यादा हुई जो उस डायरेक्शन में तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस केस में मोस्टली नहीं हो सकता बहरहाल। और अगर ये फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इस डायरेक्शन में वर्क डन होगा, वर्क डन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। बट दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट वर्क, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ नेगेटिव वर्क। क्योंकि अगर ये ना होता तो मैं इस फोर्स के ज़रिए ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाता, ज़्यादा वर्क कर पाता, लेकिन चूंकि इस अपोजिंग फोर्स ने इस फोर्स को थोड़ा सा कम किया है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F माइनस F टाइम्स D। इसकी वजह से वर्क में कमी आई है। तो इस पॉजिटिव वर्क में जो कमी आई है वो इस अपोजिंग फोर्स की वजह से आई है, एंड यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्क हुआ है, इसलिए हम वर्क को नेगेटिव इस सेंस में कहते हैं। अदरवाइज़ स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। लेकिन ये है कि वर्क हुआ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साइन मैटर करते हैं, और इस पे आगे भी बातें आएंगी, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखेंगे, लेकिन बस फ़िलहाल इतना याद रखें कि नेगेटिव वर्क्स भी होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो फोर्स इस वर्क के अंदर इन्वॉल्व है, जिसको हम कहते हैं एफ डी कॉस थीटा, इसमें फोर्स है, ये फोर्स जब कांस्टेंट होगा तब वर्क डन की क्या सिचुएशन होगी, और अगर ये फोर्स वेरिएबल होगा तब हम उसके ज़रिए से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है फिर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहाँ पे हम बात करें, लेट सपोज ये फोर्स जो है थ्रू आउट एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, आगे से कोई अपोजिशन नहीं है, लेट सपोज मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, और अगर है भी तो वो एक ही दफ़ा, मतलब उन दोनों का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तब भी हम इसको वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स कह सकते हैं। लेकिन अब फ्रिक्शनल के केस में आगे से अगर फ्रिक्शन को एज्यूम किया जाए तो फिर कांस्टेंट फोर्स थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसका कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो उसकी वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इसको फिर हम एफ डी कॉस थीटा के ज़रिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर तो इसका ग्राफ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, यानी ये तो फार्मूला उसका यही रहेगा, एफ डी कॉस थीटा। फोर्स कांस्टेंट है, कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, कोई एंगल बना रहा होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अगर इसका ग्राफ भी बनाया जाए तो ये है फोर्स थ्रू आउट कांस्टेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर्स में, ये न्यूटन्स में, अगर मुझे एनर्जी चाहिए, अगर मुझे वर्क चाहिए तो एफ डी के नीचे जो भी एरिया है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ डी का एरिया जो है वो बड़ा सिंपल है, इट्स अ रेक्टेंगल, एंड आई कैन ईजीली कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ इज एफ डी फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज बिकॉज दिस इज एफ एंड दिस इज displacement. So F multiplied with some displacement and I get work. But what if the force is not constant? इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, और आप लोग थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।